प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 27 वर्ष। तो राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। राज्यपाल के बारे में देखते हैं। राज्यपाल जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 में वर्णित है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल की सिफारिश पर वही राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 जो कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति इसको राज्यपाल की सिफारिश पर ही लगाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 22वां, 21A, 23, 20। ये सीरीज आप लोगों की SSC GD प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से SSC GD और वनडे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज को जरूर साझा करें। तो इसका आंसर देखते हैं इस प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 21A। 21A अनुच्छेद निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। 21A अनुच्छेद क्या कहता है? ये कहता है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। और ये संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया था। 2002 में यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसको 86वें संविधान संशोधन साल 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? स्पेन, रोम, भारत, नेपाल। तो जलीकट्टू जो खेल है वो भारत से संबंधित है, जलीकट्टू खेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसमें ये पूछा गया, यहाँ पे डैश होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, मनरेगा है जो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मनरेगा जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये जो इसका अधिनियम था, एक्ट जो है वो 2005 में बनाया गया था। और इसको लागू कब किया गया था? तो इसको 2006 में लागू किया गया था। शुरुआत में इसको 200 जिलों में लागू किया गया था। इसमें क्या है, इसमें जो गरीब लोग हैं उनको 100 दिन कार्य का भरोसा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? एडम स्मिथ, नॉर्मन बोरलॉग, कुरियन, जवाहरलाल नेहरू। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग को ही विश्व की हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज भी मिला है। किसमें? पीस में। नॉर्मन बोरलॉग को शांति में नोबेल प्राइज मिला था। अब भारत के हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ पे आपने एक नाम देखा है ऑप्शंस में, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। विश्व अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में रखना होता है? 5, 6, 7, 8। तो वॉलीबॉल के प्रत्येक खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। अब देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में, उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो पहला देखते हैं बेसबॉल। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं।
खो खो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी। बाकी दो और देखते हैं, वाटर पोलो। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और वहीं कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। ये थे कुछ अन्य महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित उनके खिलाड़ियों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड। जो कोली लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। महाराष्ट्र राज्य के कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य देखते हैं। पहला है लावणी, दूसरा है तमाशा, तीसरा है लेजिम। लेजिम, ये 4 जो नृत्य है, लोक नृत्य है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है। पहला हो गया कोली, दूसरा हो गया लावड़ी, तीसरा हो गया लेजिम, चौथा हो गया तमाशा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? सैयद, खिलजी, लोधी, तुगलक। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया। खिलजी वंश की जो पूरी टाइमलाइन है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला, जिसमें कि सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी आता है। कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी। इसका टाइमलाइन कितना था? 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी शासन करता है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करता है। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद आता है सैबुद्दीन उमर। सैबुद्दीन उमर 1316 में आता है और उसको एक साल बाद हटा दिया जाता है। इसके लास्ट में 1316 से 1320 तक कौन रहता है? 1316 से 1320 तक रहता है मुबारक खिलजी। सैबुद्दीन उमर 1316 में आता है, लेकिन वो इतना काबिल राजा नहीं था, तो इसकी वजह से उसको हटा दिया जाता है उसकी पोजीशन से। मुबारक खिलजी को 1316 से 1320 तक रखता है। तो ये थी खिलजी वंश की टाइमलाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की ब्रिटिश अधिकारियों की दिल्ली में डैश किया था? हुमायूं का मकबरा, जामा मस्जिद, सिकंदरा सफदरगंज का मकबरा और लाल किला। तो उन्होंने हुमायूं का मकबरे का निर्माण कार्य किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो डेकाथलॉन जो है उसमें कितने इवेंटों का आयोजन किया जाता है? तो उसमें 10 इवेंटों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी, अमृत सेन, मानवेंद्र नाथ राय, मैसूर नरसिम्हम श्रीनिवास। तो किसने गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? पिग आयरन का उत्पादन, इस्पात को आकार देना, तरल इस्पात का उत्पादन, प्लास्टिक फर्नेस में चूना, पत्थर, कोक और लोहे को गर्म करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इस्पात को आकार देना। इस्पात निर्माण की अंतिम प्रक्रिया होती है इस्पात को निर्माण देना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीकरण में प्रजातियों का विवरण कैसे किया जाता है? विकर्णित, क्षितिज, केंद्रित और ऊर्ध्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्ध्व। स्त्रीकरण में ऊर्ध्व रूप से प्रजातियों का वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, विनय मोहन क्वेत्रा, यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो यहाँ पे वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है? ये आपके पिछली साल 2022 में जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि मई 2022 तक भारत के विदेश सचिव कौन है। तो मैंने आपको ये करंट का भी क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि वर्तमान में भी विनय मोहन क्वेत्रा भारत के विदेश सचिव हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है ऐसा प्रश्न बना दिया है, थोड़ा एडिट किया है इस प्रश्न को। तो जिसका राइट आंसर क्या है? विनय मोहन क्वेत्रा, जो वर्तमान में भी अभी विनय मोहन क्वेत्रा भारत के विदेश सचिव हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और नाम आया, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये कौन है अभी वर्तमान समय में?
तो वर्तमान समय में सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है? भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और यशवंत सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अगला देखते हैं, अगला है डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है। टंकेश्वर हरिजायका, बोरबियान को, जतिन गोस्वामी को, अनीता शर्मा को, मणिका बारबियान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जतिन गोस्वामी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर है Mg। मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या होती है वो 12 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो एस आकार का कौन सा महासागर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार में बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन के रूप में मनाई जाती है? भाद्रपद, माघ, कार्तिक और अश्विन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद के चौथे दिन से गणेश चतुर्थी की शुरुआत की जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की थी उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू की गई थी। तो कौन सी किस्में शुरू की गई थी? चावल और गेहूं की, ज्वार और मक्का की, बाजरा और जूट की, जूट और कॉटन की। तो इसका राइट आंसर होगा चावल और गेहूं की फसल की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति का जनक, भारतीय हरित क्रांति का जनक कौन कहा जाता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। चिकित्सक, लोकतांत्रिक, आर्थिक और रासायनिक। तो ये कौन सी प्रणाली है? तो ये एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें कि राष्ट्रीय आय लेखा को गतिविधियों को जो नापा जाता है, साल भर की गतिविधियां जो होती हैं उनको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है संवैधानिक उपचार के अधिकार से, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से, धार्मिक और स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका जो अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है राज्य विधायिका के उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। तो राज्य विधायिका के उच्च सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधान परिषद को जाता है, जहाँ पे द्वि परिषद जो दो स्तरीय व्यवस्था है वहाँ पे विधान परिषद उच्च सदन होता है। और जिन राज्यों में राज्यसभा यानी कि विधानसभा होती है वहाँ पे विधानसभा ही सर्वोच्च सदन होता है, क्योंकि वो एक ही सदन होता है, उसमें ही सब कुछ करना होता है। और यहाँ पे इसके मेंबर्स का टेन्योर जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के तरीके से ही विधान परिषद कार्य करती है। और केंद्र सरकार में अगर हम बात करें तो यहाँ पे राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहा जाता है और उसको अपर हाउस भी कहा जाता है। और लोकसभा को ये लोअर हाउस कहा जाता है, निचला सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेदों में सूचीबद्ध किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो भाग 4 में अनुच्छेद है मूल कर्तव्य कौन से में आते हैं? 11 के 51A में, भाग 11 के 52A में, भाग 13 के 52A में और भाग 13 के 51A में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भाग 11 के 51A आर्टिकल में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। हिंदू विवाह एवं दंतक ग्रहण अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम और सिविल प्रक्रिया संहिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ही भारत में अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। अगला प्रश्न है एलपीडब्ल्यू
LBW शब्द का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो जो LBW शब्द है उसका क्रिकेट से संबंध है। क्रिकेट में जैसे क्या है, गुगली बॉल, चाइना मैन और शॉर्ट फुट, फ्रंट फुट, लेग ड्राइव, कवर ड्राइव, ये सारे शब्द जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित है। अब देखते हैं कल का प्रश्न जो हमने आपसे वीडियो में पूछा था उसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। हमने पूछा था आप लोगों से किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? इजराइल और जॉर्डन, सीरिया और जॉर्डन, इजराइल और ट्यूनिस्मा, जॉर्डन और तुर्की। तो इसका राइट आंसर क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का इजराइल और जॉर्डन। मृत सागर की जो सीमा लगती है वो इजराइल और जॉर्डन से मृत सागर की सीमा लगती है। अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। शेर खान डैश ने चौसा में हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं को शेर खान ने चौसा में कब हराया था? 1545 में, 1537 में, 1541 में, 1539 में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।